फ्रेंड गुड मॉर्निंग। मैं राकेश मंडोरा। वेलकम टू मिशन 100 इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज फिफ्थ, जिसका नाम है व्युत्क्रम अवयव समीकरण निकाय के हल। तो इस एक्सरसाइज में हम व्युत्क्रम अवयव के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्युत्क्रम अवयव के बारे में हम पिछली एक्सरसाइज 4 में सारणिक में पढ़ चुके हैं। व्युत्क्रम अवयव क्या होता है? किसी अवयव का इन्वर्स मैट्रिक्स ही व्युत्क्रम अवयव कहलाता है। विलोम मैट्रिक्स ही, प्रतिलोम मैट्रिक्स ही क्या कहलाता है? इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाता है। तो किसी अवयव का इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने का जो फॉर्मूला हमने लिखा था, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। तो किसी अवयव के इन्वर्स अवयव तभी संभव है जब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो? नॉट इक्वल टू 0 हो। अर्थात पहली कंडीशन किसी अवयव का व्युत्क्रम अवयव संभव है जबकि A इनवर्स नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। और कंडीशन 2 किसी अवयव का व्युत्क्रम अवयव संभव नहीं है यदि सारणिक A इक्वल टू क्या हो? 0। पहली कंडीशन में किसी अवयव की प्रतिलोम अवयव यानी किसी मैट्रिक्स की इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं। और किसी मैट्रिक्स की इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना हम पिछली वीडियो क्लास में एक्सरसाइज 4 में सीख चुके हैं। पहले उस अवयव की उपसारणिक बनाएंगे, उपसारणिक से सेकंड ज्ञात करेंगे, सेकंडों की एक मैट्रिक्स लिखेंगे, मैट्रिक्स की प्रतिलोम मैट्रिक्स लिखेंगे, परिवर्त मैट्रिक्स लिखेंगे और उसको कहेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। और उस एडजॉइंट मैट्रिक्स में इस अवयव की सारणिक के मान का क्या दे देंगे? भाग देंगे। अर्थात अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले हम A इनवर्स क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे, जो हम पिछली वीडियो क्लास में पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट का इतने सा ही एक्सप्लेनेशन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे जो न्यू चैप्टर है अपना 5th, उसमें समीकरण निकाय के हल। समीकरण निकाय के हल से पहले हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट इसका आज का पढ़ेंगे सारणिक के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट। सारणिक के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आज हम डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। हमारे कोर्स में डिटर्मिनेंट की 3 एप्लीकेशंस दे रखी हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहली एप्लीकेशन है फर्स्ट, सारणिक का प्रयोग करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग बाय डिटर्मिनेंट। तो इसके लिए हम जिस प्रकार से 11th क्लास में हमने 10th क्लास में हमने कोऑर्डिनेट
किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं, यानी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं, तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया था। उसी प्रकार से हम डिटर्मिनेंट का प्रयोग करते हुए अर्थात सारणिक का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें एक त्रिभुज दे रखा है जिसका नाम है ABC। इस त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं। त्रिभुज 2 डायमेंशन होता है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 डिटर्मिनेंट यानी सारणिक। हम इसके भुज की यानी x1 x2 x3 की एक कॉलम बना लेंगे, x1 x2 x3, और कोटि y1 y2 y3 की एक कॉलम बना लेंगे, और इसमें तीसरा कॉलम जो फिक्स रहता है 1 1। तो इस फॉर्मूले से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और यदि हम वैसे हम इसी का किसी भी कॉलम के लिए या किसी भी पंक्ति के लिए विस्तार करके सारणिक का मान ज्ञात कर लेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। मैं यहाँ पर इसका C1 के लिए विस्तार कर रहा हूँ। तो इसका क्षेत्रफल आएगा हाफ x1, ये रो और कॉलम गया तो y2 y3 माइनस साइन x2, ये रो और ये कॉलम गया तो ये आएगा, जिसको माइनस की जगह मैं ले रहा हूँ प्लस, तो उल्टा अपोजिट घटा रहा हूँ y3 माइनस y1, और तीसरा x3 और y1 माइनस y2। x3 ये रो और कॉलम गया तो y1 माइनस y2। तो इस प्रकार से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। इस फॉर्मूले का प्रयोग हम 11th और 10th क्लास में पहले से कर चुके हैं। जो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया जा रहा था वो इस सारणिक का विस्तार है पहली पंक्ति पहले स्तंभ के लिए। तो इस त्रिभुज के फॉर्मूले से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला यूज है त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में किसका? सारणिक का। और सेकंड यूज है इसमें 3 बिंदुओं को संरेख सिद्ध करना। 3 बिंदु संरेख सिद्ध करना। बिंदु संरेख है क्या? बिंदुओं की संरेख होने की जांच। एग्जामिनिंग ऑफ 3 पॉइंट कॉलिनियर। 3 बिंदुओं के संरेख होने की जांच। स्टूडेंट, संरेख बिंदु क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। और यदि बिंदु संरेख हैं तो उनसे त्रिभुज नहीं बनता है, यानी ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। और यदि तीनों बिंदु क्या हैं? असंरेख हैं। ये कौन से बिंदु हैं? यहाँ पे ABC क्या है? असंरेख हैं, नॉन कॉलिनियर हैं। और यहाँ पर तीनों बिंदु क्या हैं? संरेख हैं। तो यदि बिंदु संरेख हैं, पहली कंडीशन में बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। और त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो इस कंडीशन में बिंदुओं की संरेख होने की जांच, यदि ABC 3 बिंदु
संरेख हैं तो डिटर्मिनेंट x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि इस सारणिक का मान 0 आ जाता है तो बिंदु संरेख हैं, अन्यथा बिंदु संरेख नहीं है। तो इस प्रकार हम सारणिक का प्रयोग करके 3 बिंदुओं के संरेख होने की जांच कर सकते हैं। ये सेकंड पॉइंट था सारणिक के प्रयोग का। और तीसरा जो थर्ड यूज है वो है किसी रेखा की समीकरण ज्ञात करना, अर्थात 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा की समीकरण ज्ञात करना। 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा की समीकरण ज्ञात करना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो हमें 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है। ये 2 बिंदु हमने ले लिए ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके x2 y2 और एक तीसरा पॉइंट हमने ले लिया C, जिसके कोऑर्डिनेट ले लिए xy। क्योंकि जो सारणिक लेंगे हम वो 3x3 ऑर्डर का लेंगे, तो आप 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा की यदि समीकरण ज्ञात करेंगे तो तीनों बिंदु ये संरेख हैं, ये हमने मान लिया है। तीनों बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। अर्थात इस सारणिक की वैल्यू x1 x2 x y1 y2 y 1 1 1 बराबर क्या होनी चाहिए, 0। तो इससे हम 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम इसको सॉल्व करें C1 के लिए विस्तार करने पर स्प्लिट 4 C1, तो ये आ जाएगा x1 और ये रो गई, ये कॉलम गया, तो ये आ जाएगा y2 माइनस y और प्लस चिन्ह ले रहे हैं हम, ऑल्टरनेट अपोजिट कर देंगे। ये रो गई, ये कॉलम, तो ये आएगा y1 y माइनस y1 और प्लस ये आ जाएगा यहाँ पर x2 और ये x और ये रो और ये कॉलम, तो ये आ जाएगा y1 माइनस y2 बराबर 0। तो इस सूत्र से हम रेखा की क्या ज्ञात कर सकते हैं, समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से हम 3 जगह सारणिक का उपयोग करके निम्नलिखित मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थे सारणिक के प्रयोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में, 3 बिंदुओं को संरेख सिद्ध करने में या जांच करने में, और 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा की समीकरण ज्ञात करने में। नेक्स्ट जो आज का पॉइंट है हमारा, समीकरण निकाय के हल। यहाँ पर हम समीकरण निकाय 2 चरों से या 3 चरों से बनी हुई 2 समीकरण और 3 समीकरण के हल सारणिक की सहायता से ज्ञात करेंगे। और सारणिक की सहायता से ज्ञात करने के मेथड को यहाँ पर हम क्रैमर नियम के नाम से जानते हैं और इन्हीं समीकरणों को मैट्रिक्स मेथड से भी हम क्या ज्ञात कर देंगे, इनका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। तो हमारा जो आज का मेन पॉइंट आता है वो आता है समीकरण निकाय के हल। सेकंड पॉइंट या थर्ड पॉइंट ले लो, थर्ड पॉइंट समीकरण निकाय के
के हल। स्टूडेंट, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, जो आपका बोर्ड एग्जाम जैसे पिछले बैच का परसों हो रहा है मैथमेटिक्स का, कोरोना वायरस के कारण हमारे सभी बोर्ड एग्जाम लेट चल रहे हैं और अकॉर्डिंग टू बोर्ड टाइम टेबल वो 18 जून को होने वाले हैं, जो 26 मार्च को होने वाला था। तो ये क्वेश्चन हमारे 18 तारीख के बोर्ड पेपर में छपने जा रहा है। समीकरण निकाय के हल। समीकरण निकाय के हल हम 2 विधियों से ज्ञात करेंगे। पहली विधि है हमारी क्रेमर नियम, जिसे सारणिक नियम भी कहते हैं, और दूसरी विधि है हमारी आव्यूह विधि, आव्यूह नियम या आव्यूह मेथड, मैट्रिक्स मेथड, और ये डिटर्मिनेंट मेथड। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम इन दोनों मेथड को पढ़ेंगे। इनमें से कोई सा भी मेथड बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी आता है। तो अब दोनों नियम से हम 2 तरह की इक्वेशन पढ़ेंगे। समीकरण निकाय के हल में पहला पढ़ेंगे हम ए, ये ए और ये बी टाइप, ठीक है, या इसको हम फर्स्ट भी कह सकते हैं, फर्स्ट मेथड, और ये सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड है क्रेमर नियम। क्रेमर नियम या सारणिक नियम। सारणिक नियम से हम समीकरण निकाय को कैसे हल करेंगे। अब समीकरण निकाय हमारे पास 2 चरों की और 3 चरों की होगी, जिसमें चर राशि यहाँ पर पर्टिकुलर हम xy और xyz, 2 चरों में x और y की लेंगे और 3 चरों में xyz की लेंगे। तो पहली ले रहा हूँ मैं 2 चरों वाली समीकरण निकाय के हल। किससे? क्रेमर नियम से। तो जैसे हम 2 चरों वाली समीकरण ले रहे हैं, a1x और a2y और ये c1, ये b1x b2y और ये c2, ये 2 चरों की समीकरण है, युगपत समीकरण। इसका क्रेमर नियम से कैसे हल ज्ञात करते हैं। तो क्रेमर नियम से हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक सारणिक लिखेंगे चर x और y की। तो ये सारणिक होगी, पहला कॉलम x और y का, x का पहला कॉलम यानी a1 b1 और दूसरा कॉलम किसका, y चर का a2 और b2। ये हमने डेल्टा से निरूपित किया है और दूसरा डेल्टा 1 से जो सारणिक लेंगे वो होगी, यहाँ पर हम x के कोफिशिएंट छोड़ देंगे और इसकी जगह पहले कांस्टेंट c1 और c2 को लिखेंगे, इसके बाद y के कोफिशिएंट लिखेंगे और तीसरी समीकरण डेल्टा 2 बनाएंगे, जिसमें हम पहले
x के कोफिशिएंट a1 b1 लिखेंगे और y की जगह जिसको छोड़ रहे हैं उसकी जगह हम अचर राशि यानी बिना x y की संख्या लिखेंगे। तो इस प्रकार दो चरों में हम तीन सारणिक बना लेंगे। पहली x y के कोफिशिएंट की, दूसरी x को छोड़ा y और कांस्टेंट के कोफिशिएंट की, जहाँ पर पहले जिसको छोड़ा है वो और फिर y के कोफिशिएंट। तीसरी सारणिक y के कोफिशिएंट छोड़ेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे a1 b1 a2 b2, यानी ये कॉलम अपना आगे शिफ्ट होता जाएगा। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो डेल्टा 1 में डेल्टा का डिवाइड कर देंगे और y का ज्ञात करना है तो डेल्टा 2 में डेल्टा का डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर डेल्टा नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस समीकरण के निकाय समीकरण निकाय संगत एवं अद्वितीय हल होंगे। और यदि डेल्टा की वैल्यू 0 है तो इसके अनंत हल होंगे। तो ये दो चरों वाली समीकरण निकाय का क्रैमर नियम से हल है। इसी प्रकार से स्टूडेंट हम तीन चरों वाली समीकरण निकाय के हल भी क्रैमर नियम से इसी मेथड से ज्ञात करेंगे। तो सेकंड पॉइंट है इसका, तीन चरों वाली समीकरण निकाय के हल। तो तीन चरों में हम पहली a1x प्लस a2y प्लस a3z और ये हो गया हमारा d1, ये b1x b2y b3z d2, ये हमारा c1x c2y c3z बराबर d3। ये तीन चरों वाली, जितने चर उतनी इक्वेशन होगी। दो चर हैं तो दो समीकरण होंगी और तीन चर हैं तो तीन समीकरण होगी। तो वही मेथड है जो दो चरों की समीकरण के हल का है, वही मेथड हमारे पास तीन चरों की समीकरण के हल का है। इसमें हम एक सारणिक बनाएंगे x y z के कोफिशिएंट की, जो डेल्टा होगी a1 b1 c1, दूसरी कॉलम a2 b2 c2 और तीसरी कॉलम होगी a3 b3 c3। इसके बाद डेल्टा 1 पहली सारणिक, इसमें हम x के कोफिशिएंट छोड़ देंगे और इसकी जगह हम पहले लास्ट से शुरू करेंगे, इधर से d1 d2 d3। ये पहला जो कॉलम है वो x की जगह आ जाएगा कांस्टेंट का, ये यहाँ। बाकी एज इट इज रहेगा a2 b2 c2 a3 b3 c3। इसके बाद सेकंड जो सारणिक होगी डेल 2, वो होगी हमारी, अब इसमें y को छोड़ देंगे, यहीं से स्टार्ट होगा a1 b1 c1 x के कोफिशिएंट और जो छोड़ा है उसकी जगह कांस्टेंट d1 d2 d3 का कॉलम लेगा हमेशा, और ये एज इट इज a3 b3 और c3। और तीसरा जो सारणिक हमारा होगा, तीन चर हैं, उसमें हम z को छोड़ेंगे तो z की जगह लेगा d1 d2 d3 और बाकी ये अपनी जगह एज इट इज a1 a2 a3 सॉरी a1 b1 c1 और
2 B2 C2। इन चारों सारणिक के मान हम ज्ञात कर लेंगे। इसके पश्चात यदि हमें x का मान निकालना है वही, तो डेल्टा 1 में x डेल्टा का भाग दे देंगे, और y का मान निकालना है तो डेल्टा 2 में डेल्टा का भाग दे देंगे, और z का मान निकालना है तो डेल 3 में डेल का भाग दे देंगे। वही यहाँ पर डेल नॉट इक्वल टू 0 है, तो समीकरण निकाय संगत है। डेल नॉट इक्वल टू 0 है तो समीकरण निकाय संगत है। तो इसमें हमें संगत असंगत निकाय की स्थिति का पता लगाने के लिए कुछ कंडीशंस हमें याद रखनी होंगी। जिस प्रकार से हमने पिछली क्लास में दो चरों वाली, जैसे 10th क्लास में हमने दो चरों वाली समीकरण पढ़ी थी, समीकरण निकाय संगत हैं असंगत हैं, और इसके कौन कौन से हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, अनंत हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे। वही कंडीशन हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो ये फर्स्ट मेथड में सेकंड था, 3 चरों वाली समीकरण निकाय के हल। हम इन तीनों समीकरणों का विस्तार करके, तीनों सारणिकों का विस्तार करके मान निकाल लेंगे, और इस फॉर्मूले से हम x y z की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। और इसमें हमें हल करने से पहले ही ये देख लेना है कि जो डेल सारणिक है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए, अन्यथा इसके हल हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसके लिए हमें क्या क्या कंडीशनों का फॉलो करना है। तो जैसे हमने दो चरों वाली समीकरण पढ़ी, दो चरों वाली समीकरण के निकाय एवं हल। हलों की स्थिति। तो जैसे हमारे पास दो चरों वाली समीकरण है, ये दो समीकरण हैं, यदि इनके निकाय संगत और असंगत का पता लगाएं हम, तो हमने पिछली 10th क्लास में 11th में पढ़ा था कि समीकरण निकाय संगत और असंगत कब होंगे, यदि A1 बटे A2, यदि A1 बटे B1 यहाँ पर बराबर नॉट इक्वल A2 बटे B2, ये कंडीशन हो, दिस अपॉन दिस नॉट इक्वल दिस अपॉन दिस, तो समीकरण निकाय संगत एवं अद्वितीय हल होंगे। और ये दोनों रेखाओं के जो ग्राफ होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे एक बिंदु पर। इसी प्रकार से यदि हम सेकंड कंडीशन लें, यदि A1 बटे B1, A2 बटे B2 और C1 बटे C2 तीनों फ्रैक्शन भिन्न इक्वल हों, तो भी समीकरण निकाय संगत होंगे और इनका अनंत हल होगा।
और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी, संपाती होंगी, एक के ऊपर एक। और थर्ड कंडीशन जो होगी वो होगी यदि A1 बटे B1 बराबर है A2 बटे B2 बट नॉट इक्वल C1 बटे C2 हो तो समीकरण निकाय असंगत होंगे तथा इनके कोई हल नहीं होंगे। रेखाएं समांतर होंगी ऐसे, एक के पैरेलल एक। तो इस प्रकार हम इसके समीकरण निकाय के हलों की प्रकृति का पता लगा सकते हैं। तो ये दो चरों के लिए था। इसी प्रकार यही कंडीशन हम तीन चरों के लिए भी लगा सकते हैं। तो तीन चरों में भी हमारी तीन स्थिति बनती हैं। तीन चरों वाली समीकरण निकाय के हल एवं हलों की निकाय एवं हलों की स्थिति। तो हमने A1 x, A2 y और A3 z, D1 B1 x, D2 y, D3 z, D2 और C1 x, C2 y, C3 z, D3, ये हमें तीन चरों की तीन समीकरण दी गई हैं। इसके हलों की प्रकृति और समीकरण निकाय कैसे होंगे, हलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसके हलों की प्रकृति के लिए पहली कंडीशन है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और इसमें डेल 1 डेल 2 भी नॉट इक्वल टू क्या हो 0। तो इसमें ये होंगे अद्वितीय हल इसके। दूसरी कंडीशन है डेल इक्वल टू 0 और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों इक्वल क्या हो 0। अद्वितीय हल संगत निकाय इसके निकाय संगत तथा असंगत दोनों हो सकते हैं, संगत या असंगत दोनों हो सकते हैं। यदि निकाय संगत हैं, यदि निकाय संगत हैं तो अनंत हल होंगे। और तीसरी कंडीशन में यदि डेल्टा इक्वल 0 और डेल 1 डेल 2 डेल 3 में से कोई एक इक्वल 0 हो, 0 हो तो समीकरण निकाय असंगत होंगे और इसके कोई हल नहीं होंगे। तो स्टूडेंट, ये था हमारा दो चरों और तीन चरों वाली समीकरण को
क्रैमर नियम से हल करना अर्थात सारणिक मेथड से हल करना। ओके, थैंक यू।